अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मास्टर रमीज चैनल पर आपका खैर मकदम करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर का निसाब या सिलेबस के बारे में। अगर आप बीएसएससी, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी स्टाफ सिलेक्शन, सीटेट, बीटेट, मैट्रिक, इंटर, बेसिक टू एडवांस, उर्दू राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल या किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए ये चैनल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हाँ जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हम बात करेंगे उन तमाम टॉपिक्स की जो अक्सर व बेशतर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं, जैसे उर्दू ग्रामर, उर्दू अदब, उर्दू शायरी, नज़म वगैरह और ट्रांसलेट। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहायक उर्दू अनुवादक यानी कि असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर या माविन उर्दू मतलब। तो जब इसमें नोटिफिकेशन आया था कि बीएसएससी द्वारा सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली होनी है, तो जब उस वक्त इंफॉर्मेशन मिला था, उस वक्त 1309 पदों पर सीट सृजित किया गया था। फिर बाद में जो है इसे बढ़ाकर तकरीबन 3306 पद कर दिया गया। 3306 पद जो कि काफ़ी बड़ा संख्या में है और ये ख़ास तौर पर मुसलमान जो कैंडिडेट है, बच्चे हैं, उसके लिए बड़ा फ़ायदा है। तो ये तो हो गई बात कि भाई 1309 पहले पद था, उसके बाद बढ़ा करके फिर उसको 3306 किया गया। तकरीबन 3306 या उससे कम हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात ये करेंगे कि भाई इसके लिए फॉर्म अप्लाई या इसका डिटेल नोटिफिकेशन विथ सिलेबस कंडीशन के साथ जो है कब तक आएगा। तो अनुमान किया जाता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो है इसका नोटिफिकेशन इलेक्शन के वक्त तक या इलेक्शन का जो आचार संहिता वगैरह लगता है उससे पहले तक आने की पूरी मुमकिन है। तो ये तो हो गया नोटिफिकेशन। अब इसमें ये जो सिलेबस है, निसाब जो है, ये जो हम इस पर लिखे हैं, ये 2019 में जो उर्दू अनुवादक वाला जो बहाली निकली थी उस समय का। तो फिलहाल ये 25 वाला तो आया नहीं है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसको नोट किया है और यही 2025 में भी होगा या इसमें से कुछ हल्का फुल्का चेंजिंग हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं कि न्यूनतम आयु सीमा, लिमिटेशन एज क्या रहेगा। तो जैसे न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जो कैंडिडेट 18 वर्ष के हो चुके हैं तो ये फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। और जब हम अधिकतम की बात करते हैं, अधिकतम आयु सीमा की बात करते हैं, तो इसमें सामान्य वर्ग, सामान्य कोटि के लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, जो यूआर मेल पुरुष के लिए वो है 37 वर्ष, 37 वर्ष है। और सामान्य वर्ग महिला यानी कि यूआर कैटेगरी के जो महिला हैं, जो फीमेल हैं, उनका आयु 40 वर्ष है। तो ये महिला के लिए बड़ा अच्छा ये है। और फिर इसी तरह से
पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, महिला या पुरुष यानी कि बीसी और ईबीसी के लिए, इसके लिए भी जो है 40 वर्ष रखा गया है, 40 वर्ष है। और एससी एसटी महिला और पुरुष के लिए, उसके लिए 42 वर्ष का समय सीमा या आयु सीमा है। तो ये हो गया न्यूनतम और अधिकतम आयु के बारे में। अगर इस वर्ष तक यानी कि लिमिट जो होता है, उस लिमिट तक अगर उसके पास एज है तो वो जो है फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इसका जो चयन प्रक्रिया होगा, जो इंतखाब किया जाएगा स्टूडेंट का, जो उम्मीदवार होंगे उसको जो चुना जाएगा, सिलेक्शन होगा उसका, तो उसके लिए है कि भाई योग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा जो एग्जाम लेती है पीटी और मेंस के आधार पर होगा, यानी कि पीटी भी होगा और मेंस होगा, इसके आधार पर होगा, ये आयोग द्वारा किया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई हम इसमें पढ़ें क्या, ताकि जो है हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो और हम इधर उधर की चीज़ों को ना पढ़ लें, ना पढ़ें, और जो काम की बातें होती है, काम की चीज़ें होती हैं, हम वही सिर्फ पढ़ें। तो इसके लिए जो है नोटिफिकेशन 2019 के, सिलेबस 2019 के अकॉर्डिंग पेपर फर्स्ट के लिए, यानी कि पेपर फर्स्ट पीटी के लिए, खासतौर पर पीटी के लिए जो है उसमें उर्दू व्याकरण यानी कि कवायद के सवालात रहेंगे और उर्दू संक्षेपण यानी कि खुलासा या उसका समराइजेशन किया जाएगा, शॉर्ट किया जाएगा, या इसको इख्तिसार में लिखा जा सकता है, उसका मरकजी किरदार लिखा जा सकता है, तो इस तरह का आ सकता है। उसके बाद फिर निबंध लेखन है, यानी कि मजमून निगारी है। किसी भी टॉपिक पर आपको कोई मजमून दे दिया जाएगा तो उसको आपको जो तरीका है लिखने के, उस तरीके पर आपको लिखना होगा। तो ये बात हो गई कि भाई निबंध लेखन, और ये जो है 100 अंक के रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। ये समय सीमा 3 घंटा हो सकता है, जो 2019 के सिलेबस में था। तो हो सकता है कि इस बार जैसे भाई ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप, वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं, तो इसमें हो सकता है कि एक क्वेश्चन पर 1 मिनट दें या 3 घंटा पूरा दें। तो हम पीटी ही में बात कर लेंगे फिर पेपर सेकंड की, कि पेपर 2 में जो है क्या क्या पूछे जाएंगे और क्या क्या रहेगा इसमें। तो पेपर 2 में ये भी पीटी ही के लिए है, यानी कि पीटी में 2 पेपर होंगे। इसमें हो जाएगा आपका हिंदी से उर्दू अनुवाद, यानी कि हिंदी टू उर्दू ट्रांसलेशन, यानी कि आपको हिंदी से हिंदी में कुछ दिया रहेगा, जैसे ये सहायक भर्ती है या उर्दू अनुवादक भर्ती होगा, तो इसमें जो है ऑफिशियल वर्क ज़्यादा होते हैं, तो उसमें लेटर्स वगैरह हो गया या किसी और तरह की चीज़ें हो गई, तो उसको आपको ज़्यादातर ऑफिशियल तो हिंदी में ही मतलब लेटर इशू होते हैं, तो उसको आपको हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करना है, या हो सकता है कि ब्लॉक लेवल पर होता है या किसी और लेवल पर होता है, तो उसमें दोनों भाषा को मतलब देखा जाता है, उर्दू भी और हिंदी भी। तो उर्दू से आपको हिंदी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यह हो गई कि बात भाई हिंदी से उर्दू अनुवाद, और दूसरी बात है कि उर्दू से हिंदी अनुवाद, यानी कि दोनों तरह के प्रश्न रहेंगे। हिंदी से हिंदी का प्रश्न रहेगा, उसको आपको उर्दू में ट्रांसलेट करनी है, और दूसरी बात उर्दू में भी उर्दू में रहेगा, उसको आपको हिंदी में होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी काफ़ी गहराई के साथ पकड़ होनी चाहिए, और वर्ड पावर जो है बेहतर होनी चाहिए। और वर्ड पावर के तभी होगा जब आपके पास वर्ड भंडारण होगा, वर्ड की कैपेसिटी आपके पास ज़्यादा होगी और उसको व्यवहार में आप ज़्यादा लाएंगे। इसके अलावा यह है कि
यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है, उसमें जो 2019 के सिलेबस में जो हमने देखा, तो उसमें था कि भाई अंग्रेजी से उर्दू अनुवाद। तो एक प्रश्न उठता है कि भाई हम तो क्या बोलते हैं उसको, उर्दू से बहाली करेंगे, उर्दू अनुवादक के तौर पर है। चलो भाई मान सकते हैं कि उर्दू से हिंदी हो सकता है, हिंदी से उर्दू हो सकता है, लेकिन ये अंग्रेजी से उर्दू, इंग्लिश दिया हुआ रहेगा, आप उसको उर्दू में मतलब ये कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, तो ये भी हो सकता है। इस तरह के भी स्थिति और परिस्थिति आ जाते हैं। तो हाँ, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे तो फिर इसमें सीखेंगे। तो इसमें अंग्रेजी से उर्दू अनुवाद है, और दूसरी बात है कि अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। तो ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का लग रहा है कि भाई चलो मान लेते हैं कि अंग्रेजी से उर्दू तो ठीक है, क्योंकि उर्दू तो आ गया, उर्दू में बहाली भी है। तो लेकिन ये अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन ये सिलेबस में दिया होगा तो इसको पढ़ना पड़ेगा ही। तो ये शॉर्ट में था पीटी का। अब इसका हम इख्तिसार के साथ देखेंगे कि विवरण में देखेंगे कि भाई व्याकरण है तो व्याकरण में क्या है। व्याकरण में व्याकरण एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, टॉपिक है। इसमें भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों को अगर सिर्फ सिलेबस में व्याकरण लिख दिया जाए, उर्दू कवायद लिख दिया जाए, कि उर्दू कवायद से सवाल पूछे जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड सब टॉपिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये करके दिया गया है, बता दिया गया है कि भाई इसमें आपको क्या क्या, किस किस भाग से सवालात पूछे जाएंगे। तो यह है कि उर्दू व्याकरण यानी कि उर्दू कवायद। तो हम आगे का जो भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि भाई उर्दू टर्मिनोलॉजी, उर्दू इस्तेलाहात का उपयोग इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो है हम उर्दू कवायद में देखेंगे वाहिद जमा। तो ये हिंदी में था तो हम हिंदी में ही लिख लिए। तो थोड़ा सा हम आपको ये हिंद उर्दू ये कर देते हैं। वाहिद जमा रहेगा। वाहिद जमा तो सबको जानता है, जैसे किताब का कुतुब हो गया वगैरह वगैरह, ये तो बहुत आसान है। तो आगे जब हम वाहिद जमा के टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम जानेंगे। तज़कीर तानिस है, तो तज़कीर तानिस भी आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तज़कीर तानिस, तानिस उसके बाद अज़दाद है, उल्टा है, यानी कि इसमें आपको उल्टा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे दिन का रात वगैरह। तो ये अज़दाद हो गया। उसके बाद है कि उर्दू से हिंदी अनुवाद, ये तो बता दिया गया। उर्दू से हिंदी अनुवाद, हिंदी से उर्दू अनुवाद वगैरह वगैरह सवाल आपको व्याकरण के भाग से पूछे जाएंगे। और दूसरी बात है कि ये तो व्याकरण हो गया। दूसरा बात है कि भाई उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है कि उर्दू शब्दावली कहने का मतलब है कि उर्दू लफ्ज दिए रहेंगे, या उर्दू अल्फाज दिए हुए रहेंगे, या उर्दू इस्तेलाह दिए हुए रहेंगे, तो उसको आपको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में करना है। जैसे मिसाल के तौर पर राष्ट्रपति रहेगा, तो राष्ट्रपति रहेगा तो भाई आप उसको हिंदी में या उर्दू में कन्वर्ट करना है, तो उसी को उर्दू में क्या हो जाएगा कि सदर जमहूरिया हो जाएगा, जो भी हो, सदर है तो ये हो जाएगा। तो उर्दू से हिंदी, उसी तरह से हिंदी से उर्दू अनुवाद रहेगा, यानी कि हिंदी में दिया हुआ रहेगा आपको। तो पहले मैंने राष्ट्रपति उर्दू वाले में ही बता दिया, तो इसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो हिंदी इसमें बताना चाहिए था हमको, हिंदी से उर्दू में। तो उर्दू वाले में अगर हम बात करें, उर्दू से हिंदी अनुवाद में उर्दू में कोई चीज़ दिया हुआ रहेगा, जैसे मिसाल के तौर पर वज़ीर आला दिया हुआ रहेगा, उर्दू में दिया रहेगा वज़ीर आला, तो उसको आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में लिखना है। तो उसका क्या हो जाएगा भाई, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर तो अंग्रेजी में हो गया, इंग्लिश में हो गया। अब देखिए हिंदी से उर्दू अनुवाद, ये तो हम पहले ही बता दिया कि अगर
ठीक है। इसी को अगर जैसे मिसाल के तौर पर मुख्यमंत्री हिंदी में दिया हुआ रहेगा तो उसको आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, तो वजीर आला हो जाएगा। जैसे सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल स्टडीज। तो सामान्य ज्ञान में भाई आपको जो है स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी पूछा जा सकता है, जो कि बदलता नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, ये तो इसका जो डेट है ये तो बदलेगा नहीं, लेकिन कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं, कुछ मतलब अभी अभी जो घटना घटा है उसका उसका ये पूछा जाएगा, उसका सवाल पूछे जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो है कश्मीर के अंदर में पर्यटकों को पर जो है गोली चलाई गई, तो उस पर भी सवाल बन सकते हैं जो इंडिया के इश्यूज हैं और जो है देश दुनिया के इश्यूज हैं, ये सब यानी कि करंट अफेयर के तौर पर सवाल पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर का भी सेशन चलेगा इंशाल्लाह इसमें। तो धीरे धीरे करके सारे चीज़ चलाएंगे और सारे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। और जो है ये मेरी पहली वीडियो थी तो शायद बोलने में कुछ हेजिटेशन वगैरह हो सकता है, तो इसके लिए जो है नज़रअंदाज करके आप इस वीडियोस को सपोर्ट लाइक और हमें सपोर्ट लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है उससे हमें मनोबल मिलता रहे और हम मोटिवेट होते रहें। और एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से, और इससे जो है मोटिवेट होता है इससे। ठीक है, तो ये तो हो गई सामान्य ज्ञान की बात। अब चलते हम, ये पीजी की टोटल बात हो गई, अब हम इसमें मेंस की बात करेंगे। एक टॉपिक छूट गया, एक पॉइंट छूट गया, इल्म सर्फ और नहव। यानी कि इल्म सर्फ से भी सवाल पूछे जाएंगे और नहव से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो जब हम ग्रामर का क्लास शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें सारे जो कंफ्यूजन है, जो सारी बातें हैं वो दूर होती जाएगी और हम सीखते चले जाएंगे। इंशाल्लाह हम जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो है जो इसकी तैयारी कर रहे हैं या जो भी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये कारगर साबित होगा। तो मेंस भी बात करेंगे। तो इसमें जो है पॉइंट है कि लिखित परीक्षा, यानी कि इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ये भी आपके 100 अंक रहेंगे। इसमें दो है, प्रथम पेपर, इसमें भी 2 पेपर था, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में भी 100 अंक के हैं और 3 घंटे के हैं। लिखित परीक्षा में भी मेंस में जो है प्रथम पेपर रहेंगे, यानी कि पेपर फर्स्ट रहेंगे, जो कि 100 अंक पर आधारित रहेगा। इसमें भी वही चीज अधिकतर है, व्याकरण है। ठीक है, उर्दू उर्दू व्याकरण में देखिएगा सर्फ और नहव है, इसमें भी सर्फ और नहव था। वाहिद जमा है, तज़कीर तानीस है, अजदाद है, उल्टा है। तो इसमें एक चीज बढ़ गया कि भाई इसमें आपको मुहावरे पूछे जाएंगे। ठीक है, मुहावरे पूछे जाएंगे। इसमें तो नहीं था मुहावरा, तो हो सकता है कि इसमें नहीं पूछे, लेकिन अगर पूछ भी दिया तो हम यहाँ की जो तैयारी करेंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा। एक एक चीज और आ गया कि भाई जरबुल मसल भी पूछे जाएंगे, ये भी पूछे जाएंगे। ये इसमें नहीं था, इसमें है। और जो दूसरा नंबर है उर्दू में संक्षेपण, यानी कि आपको कोई एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा या कहानी के रूप में दे दिया जाएगा, छोटा सा 8-10 लाइन के या फिर 50 अल्फाज पर मुश्तमिल कोई एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, इक़्तिबास दे दिया जाएगा। उसमें से आपको इसको खुलासा इसका लिखना होगा या शॉर्ट समरी लिखना होगा, ताकि जो है आपको जो आप बहाल होकर के चुन करके चयनित करके आप जब जॉब में जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेटर वगैरह आएगा और दूसरा भी चीज़ें, सिर्फ लेटर ही नहीं है और भी दूसरा कोई चीज़ होगा, आते रहेंगे। तो उसको भाई आपको एक छोटा करके लिखना होगा। तो इसको लिखना कैसे होगा कि भाई ये हम पहले से जाने रहेंगे, पहले से जाने रहेंगे, तब हमको इस ये जो है संक्षेपण का जो टॉपिक है ये पूरा हो सकेगा। और एक पॉइंट इसमें जोड़ा गया लिखित परीक्षा में कि भाई निबंध और पत्र लेखन। ठीक है, निबंध और पत्र लेखन, यानी कि मजमून, किसी भी टॉपिक पर मजमून दे देगा, ऐसे दे दिया जाएगा,
तो उस पर आपको इख्तिसार के साथ और अपनी ऐसे खास तौर पर आयोग जो ये जानना चाहता है कि भाई ये फला टॉपिक पर या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर ये कितना महारत रखता है, या जो है इसका वर्ड भंडारण, या इसका जो है अल्फाज का जखीरा, या इसका समझाने का तरीका, या लिखने का तरीका, इसका लेखन शैली, जो मेयार है वो आपको निबंध से होगा या लेखन से होगा, लिखने से होगा। तो वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न होते हैं, जो एमसीक्यूज टाइप के जो सवाल आंसर क्वेश्चन जो होते हैं, तो उसमें तो किसी का भी ये पता नहीं चलता कि मेयार, ये पता नहीं चलता है कि भाई वो कितना अपनी बातों को रख सकते हैं। लेकिन निबंध जब लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो उसमें हमारी मिजाज को, हमारी शैली को, ये सारी चीजों को देखा जाता है, परखा जाता है। और एक इसमें से पॉइंट है, इसी में से पॉइंट है पत्र लेखन, कि भाई जो पत्र फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर यानी कि रस्मी खत और गैर रस्मी खत, ये तमाम तरह के जो है आप को इसका सामना करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। क्योंकि जिस ऑफिस यानी कि सरकारी ऑफिस में यहाँ पर रोजाना प्रत्येक दिन जो है, रोजाना जो है कोई ना कोई रिलेटेड इश्यूज होते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग शिक्षा विभाग में हैं एज अ टीचर, तो जो है इसमें कई दिन जो है ये लेटर इशू होते रहते हैं। तो ये सारे लिखने के लिए आपको जानना होगा। और इसी ये सारे 100 अंक के होंगे। और फिर इसी में द्वितीय प्रश्न पत्र होगा यानी कि सेकंड पेपर होगा, तो ये भी 100 अंक के हैं। और इसमें जो अभी हम यहाँ पर बताए थे वही चीज़ है कि हिंदी से उर्दू में अनुवाद, यानी कि आपको कोई पैराग्राफ दे देगा, कोई इक़्तिबास दे दिया जाएगा, या कोई अल्फाज दे दिया जाएगा, कोई शब्द दे दिया जाएगा, कोई वर्ड दे दिया जाएगा, कोई ज़रबुल मिस्ल या कुछ भी दे दिया जाएगा। तो हिंदी दिया जाएगा तो उसका उर्दू में अनुवाद करना, उर्दू में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से उर्दू में दिया हुआ रहेगा तो आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसी तरह से अंग्रेजी में कोई वर्ड दिया हुआ रहेगा, है ना। जिस तरह से मान के चलिए प्राइम मिनिस्टर है तो उसको आपको उर्दू में ये करना है। उसी तरह से अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ रहेगा तो उसको आपको हिंदी में करना है। तो अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर तो, लेकिन यहाँ उर्दू में अनुवाद अलग हो जाएगा। इसी तरह अंग्रेजी में प्राइम मिनिस्टर रहेगा तो हिंदी में अनुवाद अलग हो जाएगा। इसके लिए भाई वजीर आजम आ जाता है, इसके लिए प्रधानमंत्री आ जाता है। ये भी है इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहे, कितना परसेंट आने पर भी भाई हम क्वालिफाइंग माने जाएंगे। तो उसके लिए जो 2019 का जो सिलेबस आप लोगों के सामने हम रखे थे, तो उसमें से उन्हीं में से जो क्वालिफाइंग का दिया हुआ है कि सामान्य वर्ग यानी कि आरक्षित कैटेगरी, अनारक्षित के लिए जो यूआर कैटेगरी मेल के लिए वो 40% न्यूनतम है। ये न्यूनतम है कि 40% पर आप माने जाएंगे क्वालिफाई। उसी तरह से बीसी के लिए जो है जो पिछड़ा जाति के लिए आते हैं वो 36.5%। इसी तरह से ईबीसी अत्यंत पिछड़ा के लिए, उसके लिए जो है 34% है। 34% पर जो है ईबीसी क्वालिफाइंग माने जाएंगे। इसी तरह से जो है आप देख रहे हैं एससी एसटी है वो 32% पर माने जाएंगे। दिव्यांग जो है इसके लिए देखिए कितना मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जो है दिव्यांग, जितना भी दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड हैं, वो जो है फॉर्म ज़रूर भरें जो मुस्लिम छात्र हैं। तो वो 32% पर यानी कि 32% पर ही उसका क्वालिफाइंग होने की संभावना है जो यहाँ पर लिखा हो। महिला सभी वर्ग के लिए उनका भी 32% के लिए, तो महिला के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, सरकार जॉब दे रही है। और पहले 1300 या कितना सीट निकला था, अब जो है उसका बढ़ा करके जो है 3300 कर दिया, तो बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जरूर भरिए। इसी तरह से परीक्षा का जो प्रकृति रहेगा
मतलब नेचर ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ है, यानी कि एमसीक्यू बहुवैकल्पिक होंगे। अब तो पहले तो 4 आता था, अब तो 5 कर दिए कि भाई 3 गो प्रश्न, 3 गो आंसर टाइप का रहता है और 2 गो जो है कि अलग टाइप का रहता है। तो इसमें लेकिन या इसमें इसकी बात, नेगेटिव की बात फिलहाल इसमें नहीं की गई है, इस बार का आने के बाद में पता चलेगा। तो उसी तरह से विषय निष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव टाइप के, ये हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, इसको एमसीक्यू बोलते हैं। ये हो गए विषय निष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव, इसमें आपको इख्तिसार के साथ लिखना पड़ेगा। उसी तरह से प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो वस्तुनिष्ठ आधारित होगा, यानी कि आपका पीटी जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव ही टाइप के पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से प्रारंभ, और एक बात है कि जो मेंस होगा यहाँ पर नोट नहीं किया गया, मेंस का जो एग्जाम होगा वो सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसी तरह से प्रारंभिक, एक पॉइंट है कि भाई यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा से रिक्तियां के 5 गुना, यानी कि रिक्ति जो है, जो सीट अवेलेबल है, जो सीट फाइनल सीट करके आएगा, तो उसका 5 गुना के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि पीटी में जो अभ्यर्थी बैठेंगे, कैंडिडेट बैठेंगे, उम्मीदवार बैठेंगे, वो जो है सीट से 5 टाइम्स ज्यादा मतलब बच्चे को क्वालिफाइंग कराया जाएगा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए। यानी कि हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाए हैं कि यानी कि आपको जो हम बताए थे पहले कि जो है 3306 वैकेंसीज यानी कि सीट होंगे, पद होंगे। तो 3306 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं, तो इसमें से होता है कि भाई 16,530, यानी कि इतने कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग कराए जाएंगे। तो ये मिनिमम है 5%। अगर ज्यादा ये होगा तो ज्यादा भी मतलब ये हो सकता, अगर ज्यादा फॉर्म फिलअप हुआ तो उसके हिसाब से ज्यादा ये होगा, लेकिन 5 टाइम ये हो सकता है। और इस बार का जो नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस आएगा, हो सकता है कि उसमें भाई ये कंडीशन नहीं रखे, या रखे तो बढ़ा दे, या रखे तो घटा दे। तो ये था, आप लोगों ने देखा कि ये सिलेबस था असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के लिए जो निकलने वाला है। आप लोग तैयारी कीजिए, आप उर्दू ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो इन सब उन्वान और मजबूती के साथ आपको इसमें पकड़ होनी ज़रूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए तो और बेहतर ये होगा। प्रैक्टिस पर ही जो है आपका अच्छे अंक अर्जित होंगे, और अच्छे वसाइल और अच्छी अच्छी किताबों का और जो है यूट्यूब में जो है, तो फिलहाल खैर हम पढ़ाई रहे, इंशाल्लाह इसमें भरपूर कोशिश की जाएगी कि अच्छा से अच्छा आपको नॉलेज दें और अच्छा से अच्छा आपको सारा चीज़ मुहैया कराएं। अगर आपको एक आखिरी इल्तिजा है, इल्तमास है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो है ये वीडियो आपको, और हाँ सर, चैनल को सब्सक्राइब करने का उसमें जो है बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो है जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो वो आपके पास फौरन उसका नोटिफिकेशन चला जाए और उससे आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो और एक बात है कि कमेंट भी कीजिए। यह मेरी पहली वीडियो थी, हो सकता है कि इसमें बोलने में ये होगा, और बोर्ड फिलहाल जो है ये धीरे धीरे इंशाल्लाह जो है जिस तरह से ये होते जाएगा, हम धीरे धीरे जो है हम बोर्ड को एक्सचेंज करेंगे, दूसरा बोर्ड लगाएंगे इंशाल्लाह, जल्द ही ये होगा। कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो है, और एक बात यह है कि अगर आप किसी खास टॉपिक पर भी अगर वीडियो अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।